बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले 2-4 दिनों में ही यानी कि 8 अक्टूबर 2024 को आपका हिंदी का जो मिड टर्म का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। ठीक है, अब 2-4 दिन में पेपर है तो आपके पास में तैयारी के लिए ज्यादा समय तो बचा नहीं है ना बच्चों। इसीलिए आप सभी बच्चे कम से कम टाइम में अपने हिंदी के मिड टर्म एग्जाम की जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर कर सकें। आपकी जो प्रिपरेशन है मिड टर्म के लिए वो बहुत अच्छी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 8 तारीख के एग्जाम में आप 80 आउट ऑफ बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जिसे बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझने वाले हैं। ठीक है, और आपके हिंदी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए ये हमारा अभी तक का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर होने वाला है। इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि जब ये वीडियो एंड होगी तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। कौन कौन से? सबसे पहली बात तो आपको ये पता चल जाएगी कि आपका जो पेपर है, ठीक है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है हमारा 8 तारीख के लिए। ठीक है, पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे पूछे जाएंगे, पेपर का आपका जो लेवल है वो कैसा आने वाला है, और साथ ही पेपर में आपके जो व्याकरण है, ठीक है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी जो दोनों किताबें हैं, ठीक है, आपकी जो दोनों किताबें हैं उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज वगैरह कैसे आएंगे, साथ ही आपके जो नॉर्मल प्रश्न उत्तर होते हैं वो कैसे कैसे आएंगे। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों वीडियो के एंड तक जरूर देखना। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान से सुनो, आपके हिंदी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए अभी तो हमारा ये पहला सैंपल पेपर है। ठीक है, अगर आप सभी बच्चे इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक करवा देते हैं, ठीक है, अगर ये टारगेट पूरा हो गया तो हम आपको डेफिनेटली ऐसे ही 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि कम से कम 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। और आप यकीन मानो बच्चों, 5-6 पेपर अगर आपने कर लिए, चाहे पूरे साल भर मिड टर्म तक आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, डज नॉट मैटर, अगर ये पेपर कर लिए तो 80 आउट ऑफ बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पे आई बटन में आपको मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप सभी बच्चे इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जो भी सैंपल पेपर हम अपलोड करेंगे आप उनको जरूर से यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज के सैंपल पेपर की। देखो, पेपर को शुरू करने से पहले हम पैटर्न को समझेंगे। तो चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, पेपर आपका 3 ही घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का आएगा। ओके, अब देखो हिंदी के पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको इसके जो सामान्य निर्देश हैं ये जरूर पढ़ने चाहिए। जैसे कि हिंदी का आपका जो पेपर है बच्चों, ये 2 खंड में डिवाइड होगा। सबसे पहला खंड आ और दूसरा खंड बा। अब कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे दोनों में? तो खंड आ जो रहेगा बच्चों, ये आपका वास्तुपरक यानी कि बहुविकल्पीय वाला सेक्शन रहेगा, जिसे हम एमसीक्यू बेस्ड सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर खंड बा जो है ये आपका वास्तुनिष्ठ यानी कि वर्णात्मक प्रश्न का रहेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर लेटर वगैरह लिखने होंगे और आपकी इसमें सप्रसंग व्याख्या वगैरह भी आ जाएंगे। ठीक है, सेक्शन ए और बी मिलाकर टोटल जो है ना पूरे पेपर में प्रश्नों की संख्या 17 होने वाली है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, खंड आ जो रहेगा बच्चों, इसमें आपके कुल 17 में से 10 प्रश्न होने वाले हैं। इन 10 प्रश्नों में 44 आपके उप प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 40 के आंसर देने हैं। बेसिकली आपके अलंकार वाले क्वेश्चन में, समास वाले क्वेश्चन में, उपसर्ग और प्रत्यय वाले क्वेश्चन में और वाच्य आधार पे भेद वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक एक विकल्प दिया जाएगा। 5 दिए रहेंगे, आपको कोई 4 करने होंगे, इसीलिए कहा गया है कि 44 में से आपको 4 के आंसर करने हैं। ठीक है बच्चों, तो खंड आ जो है बच्चों, इसे आज यानी कि ये जो हमारी पार्ट 1 की वीडियो है इसमें हम समझेंगे। ठीक है, फिर आपका खंड बा रह जाएगा, जिसमें 7 प्रश्न होंगे, जिसमें दोनों ही किताबों के आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, छोटे नंबर में और बड़े नंबर में, फिर कविता के क्वेश्चन आंसर और कविता की सैप्सिंग व्याख्या, चैप्टर की सैप्सिंग व्याख्या, लेटर वगैरह सब कुछ इसे आपको मैं समझाऊंगा बच्चों पार्ट 2 की वीडियो में। ठीक है, और पार्ट 2 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा, आप कहीं से भी जाके देख लेना। ओके बच्चों, तो आर यू रेडी? शुरू करें आज के इस सैंपल पेपर को।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन यानी कि खंड आ जो है बहुविकल्पीय वास्तुपरक प्रश्न का, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, एक बार पहले हम नजर मार लेते हैं कि पेपर में खंड ए में कैसे कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, तो पहला आपका जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा 150 से 200 शब्दों का, जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर उससे संबंधित आपसे एक एक नंबर के 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। जैसे कि ये आपका एक गद्यांश है, ठीक है, अब इससे संबंधित आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। चिंता मत करो, अभी आपको मैं सॉल्व करके समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक, फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये रहेगा काव्यांश पर आधारित, जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इससे संबंधित एक एक नंबर के 5 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे कि ये आपके क्वेश्चन हैं इस कविता वाले। ओके, अब जो हमारे अगले क्वेश्चन होंगे ये रहेंगे आपके व्यावहारिक व्याकरण से। जैसे कि इसमें आपके उपसर्ग और प्रत्यय वाले क्वेश्चन होंगे, जो 5 दिए रहेंगे, कोई 4 आपको करने होंगे। ठीक है, तो ये कैसे करने हैं, इसकी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं, परिभाषाएं क्या होती हैं, सब आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर चौथे क्वेश्चन में आपके समास पर आधारित 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 के आपको आंसर करने हैं। तो समास भी आपको समझाऊंगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये भी आपको मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से अभी। ठीक है, फिर इसके अलावा अलंकार वाले जो क्वेश्चन होंगे ये भी आपको बताऊंगा अच्छे से। और आखिर में जो आपकी दोनों पाठ्य पुस्तक हैं, इससे संबंधित एमसीक्यू वगैरह सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं। यानी कि आप ये समझो कि ये वीडियो कम से कम आपके 40 मिनट से लेके 50 मिनट की बनेगी, लेकिन एंड तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि एंड तक देखने के बाद आपकी जो डाउट वगैरह है वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन से। ओके, अब पहले क्वेश्चन में हमें जो गद्यांश दिया गया है, पहले हमें इसे पढ़ना है, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूं, ध्यान से सुनो। चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हो या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आपको पेपर जो है ना आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग कम से कम 15 मिनट पहले मिलता है ना, पढ़ने के लिए पेपर को। तो आपको क्या करना है, हिंदी के पेपर में एक पेंसिल लेके जाना। ठीक है, और इन 15 मिनट में आपके जो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पहला और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है, इसको पढ़ना, और पढ़ते हुए जो जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उन सभी को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, और मैं ये 110% कह सकता हूं, 5 में से कम 4 एमसीक्यू का आंसर आपको इसी अंडरलाइन वाले लाइन में मिल जाएगा जब आप इसे पढ़ के करोगे। अभी आपको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास समृद्ध और विविधता से भरा हुआ है। हिंदी साहित्य, सही बात है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो बहुत ही समृद्ध है और भिन्नताएं हैं इसमें बहुत सारी। ठीक है, यह साहित्य केवल लेखन तक ही सीमित नहीं है। अगर हम ये माने कि हिंदी साहित्य केवल लिखना ही है, ऐसा नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य से हम भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय जो समाज है, इसको अच्छे से समझ पाते हैं। हिंदी साहित्य की उत्पत्ति का समय 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, और ये 12वीं शताब्दी वो समय था बच्चों जब सूरदास और तुलसीदास जैसे कवियों ने हिंदी में अपनी काव्य जो सृजन था वो किया था। ठीक है, उसके अलावा अब छोटे छोटे हमारे 3 जो पैसेज हैं, मतलब पैराग्राफ, वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं एक बार, फिर आगे देखेंगे। देखो, तुलसीदास जी की रामचरितमानस, दैट मीन्स जो रामायण है वो तुलसीदास जी ने लिखी है। तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस न केवल एक काव्य रचना है, बल्कि यह भगवान राम की कथा के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को भी प्रस्तुत करते हैं। जो रामायण है वो ऐसा नहीं है कि भगवान राम की सिर्फ एक काव्य रचना है उनके लिए, नहीं, बल्कि उनके माध्यम से धर्म और सामाजिक मूल्य इनको बताया गया है। इसके बाद भक्ति आंदोलन ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी है। किसने बच्चों? जो भक्ति आंदोलन है, इसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। ठीक है, कबीर जी, मीराबाई जी, तुलसीदास जी, ऐसे बहुत सारे संत कवियों ने भक्ति गीतों के माध्यम से जन सामान्य को जागरूक किया। उसके अलावा देखो, अगला यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ जाता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य ने निबंध, कहानी और उपन्यास जैसे नए रूप ले लिए। ठीक है, पहले तो केवल नॉर्मली लिखा जाता था, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में हिंदी जो है, हिंदी साहित्य निबंध में आ गया, कहानी में आ गया, उपन्यास में बदल गए। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति है बच्चों, प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है।
तो प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य लेखन में समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनकी समस्या को उजागर किया। आज के टाइम पे हिंदी साहित्य जो है वो विभिन्न शैलियों में और विधाओं में आ चुका है, जैसे कि कविता में, कहानी में, उपन्यास में, निबंध में और नाटक, इन सभी में आ गया है। ठीक है, सबसे आखिरी पैराग्राफ, यह साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं। अगर हम ये समझें कि साहित्य से केवल मनोरंजन होता है तो ये गलत है, क्योंकि साहित्य हमारे समाज की समस्याओं को और संघर्ष को भी प्रतिबिंबित करता है। हिंदी साहित्य की गहराई और प्रभावशालीता इसे भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्सा बना देती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसेज। अब सारे बच्चे जो एमसीक्यू आपसे मैं पूछूंगा आप इसका आंसर करना। जैसे कि पहले हमारा एमसीक्यू ये है कि हिंदी साहित्य की उत्पत्ति का समय कब माना गया। तो अभी हमने देखो पैसेज में अंडरलाइन किया था बच्चों, कब माना गया था हिंदी साहित्य की उत्पत्ति का समय, 12वीं शताब्दी। तो जो अंडरलाइन हमने किया उसी में देखो आपको अपना आंसर मिल गया है ना। तो अंडरलाइन जरूर करना बच्चों। तो पहला जो वाला होगा यानी कि का 12वीं शताब्दी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, रामचरित किस कवि की रचना है। तो रामचरित मानस जो है यानी कि रामायण, वो किस कवि ने लिखी है। तो इसको भी हमने देखो अंडरलाइन कर रखा है, तुलसीदास जी की रामचरित मानस। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमें जो इंपॉर्टेंट हमने अंडरलाइन किया था वहीं से मिल गया है ना। तो किसने किया है बच्चों, तुलसीदास जी ने। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का क्या योगदान है। तो हिंदी साहित्य में बच्चों भक्ति आंदोलन ने क्या किया था, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखो, जो भक्ति आंदोलन है इसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। क्या किया है, एक नई दिशा दी है। तो तीसरा आंसर भी हमें अंडरलाइन की हुई लाइन से मिल गया है ना। तो क्या हो जाएगा, खा वाला आंसर हो जाएगा, यह साहित्य को नई दिशा देता है। ओके, और अभी अभी हमने एक क्वेश्चन और अंडरलाइन किया था बच्चों कि प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य का डैश कहा जाता है। तो प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये भी हमने अंडरलाइन किया था, दिखा देता हूं आपको कंफर्मेशन के लिए। ये देखो, प्रेमचंद जी जिन्हें हिंदी साहित्य का पिता कहते हैं। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हिंदी साहित्य जो है बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर देखो यहाँ पे है, हिंदी साहित्य हमारे समाज की समस्याओं और संघर्षों को भी प्रतिबिंबित करना, ये इसका एक अहम पार्ट है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सामाजिक मुद्दों को प्रतिबिंबित करना, ये इसका एक उद्देश्य है। ओके बच्चों, तो बहुत ही आसानी से आपको मैंने पहला क्वेश्चन समझा दिया है ना बच्चों। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा काव्यांश पर आधारित रहेगा, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इससे संबंधित 5 एमसीक्यू हमसे पूछे जाएंगे। अब ये जो आपकी पोयम है, इसका टॉपिक है हमारा बचपन की यादें। बचपन की यादें जैसे मीठी मिठाई, खिलखिलाते चेहरे और नन्हे सपने सजाई, गली में दौड़ते मस्ती भरे खेल, चिड़ियों की चहचहाट, हर मन में उमंग फैल, गर्मी की छुट्टियों में बागों की सैर, नदियों के किनारे उड़ान भरते बेखौफ बेर, चांद से बातें तारे गिनते रात, पापा की गोदी में जैसे हो जन्नत की बात, सपनों की दुनिया में खेलों का राज, हर पल में छुपा है बचपन का अल्हड़ आभास, आज जब भी देखूं उन दिनों की छवि, मन में झंकृत होती है वो प्यारी सी तान, जिंदगी की दौड़ में अब हम हैं बड़े, लेकिन बचपन की यादें दिल में है सजे, उन्हीं दिनों की मासूमियत कभी ना भूलें, हर खुशी के पल में बचपन को है हम जीते। यहाँ पे बचपन की यादों के बारे में बताया गया है। तो आओ बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये कहता है कि इस कविता का मुख्य विषय क्या है। तो मुख्य विषय क्या है बच्चों कविता का, बचपन में प्राप्त होने वाली खुशियां। दूसरा क्वेश्चन, कविता में खिलखिलाते चेहरे का क्या अभिप्राय है। तो अभी आपको एक जो शब्द यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ये रहा देखो, खिलखिलाते चेहरे और नन्हे नन्हे सपने सजाए। तो खिलखिलाते चेहरे का मतलब क्या हो गया कि बच्चा जो है वो खुश है बेसिकली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, खुश बच्चों की मुस्कान। ये तीसरा क्वेश्चन, पापा की गोद में जैसे हो जन्नत की बात, इसका अर्थ क्या है। बेसिकली जब आप छोटे बच्चे थे 2, 4, 5 साल के, तो जब आप पापा की गोद में बैठते थे तो आपको ऐसा लगता था जैसे आप जन्नत में पहुंच गए हो। इसका मतलब क्या है, तो पापा की गोद में आपको स्नेह मिलता था, आपको आराम मिलता था और आपको सुरक्षा भी महसूस होती थी। ठीक है, जैसे आपने
वो 9th क्लास में हिंदी इंग्लिश में पढ़ा होगा, वो जो केजिया थी, ठीक है, जब वो उसको नाइटमेयर आता है तब उसके पापा उसको उठाते हैं, तो उसका जो नज़रिया होता है पापा के प्रति वो बदल जाता है, बिग हार्ट का नज़रिया बन जाता है, एक बड़े दिल वाले पापा। पहले वो डरती थी लेकिन नाइटमेयर जब आता है तो वो मतलब उसको सहायता करते हैं, तो इसलिए वो बदल जाते हैं। तो वही बात है, तो पिता का स्नेह और सुरक्षा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, आज जब भी देखूं उन दिनों की छवि, इसका क्या अर्थ है? देखिए हम बात कर रहे हैं कि आज जब भी देखूं उन दिनों की छवि, उन दिनों की यानी कि ये चला गया है बच्चों पास्ट में, पास्ट में यानी कि अतीत की यादों में चला गया है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, इस कविता में बचपन की यादों को कैसे प्रस्तुत किया गया बच्चों? तो बचपन की यादों को इस कविता में खुशहाल और उत्साह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों अगले क्वेश्चंस की। अब हमारे अगले क्वेश्चंस जो हैं ये व्यावहारिक व्याकरण से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्या कहता है कि निर्देश अनुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आओ बच्चों देखते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा उपसर्ग का क्वेश्चन क्या है कि जो अपयश शब्द है इसमें आपको उपसर्ग छांटना है। पहले तो ये समझो उपसर्ग होते क्या है, तो वे शब्द जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, और इसी के उलट प्रत्यय की परिभाषा है कि वे शब्द जो मूल शब्द के आखिर में यानी कि अंत में लगते हैं और उसके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये अपयश शब्द है, तो इसमें जो हमारा मूल शब्द है वो कौन सा है? जो हमारा मूल शब्द है वो है यश, और जो उपसर्ग है जोड़ा हुआ वो है आपका अप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपयश, यानी कि गा वाला जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों हमसे ये कहा गया है कि इन चारों ऑप्शन में एक ऐसा आपको उपसर्ग ढूंढना है जिसमें अधि लगा के उपसर्ग बनाया गया हो। ठीक है, तो अधि लगा के उपसर्ग बनाया गया है, अधिक अधिक अधीर अधिकार हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अधि, ठीक है, इसका भी एक मतलब बनता है, मतलब उपसर्ग के लिए, और कार का भी एक मतलब बन जाएगा, तो का जो है ना आपका अधिकार, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकार। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है कि फुसफुसाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय समझाइए। तो प्रत्यय क्या है बच्चों? जो शब्द के आखिर में लगते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा होना चाहिए? हट, आहट, सनाहट या फिर सन। तो फुसफुसाहट आखिर में क्या आ रहा है? आहट आ रही है। क्या आ रही है? आहट, यानी कि खा वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है इत प्रत्यय वाला शब्द है। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि प्रत्याशित इसमें भी इत लगा है। ठीक है, और अबाधित इसमें भी इत लगा हुआ है, और सम्मानित इसमें भी इत लगा हुआ है। लेकिन अगर आप प्रत्याशित को देखें तो इसके मूल शब्द को अगर आप निकालें तो इसका मतलब नहीं बनेगा, ना ही तो इसका बनेगा अबाधित का। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा घा। क्यों? क्योंकि इसका जो मूल शब्द है सम्मान प्लस में इत, इसका पूरा अर्थ बनता है, तो सम्मानित हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो घा वाला आंसर है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है निराकरण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो देखिए निर जमा में आकरण, तो क्या हो जाएगा? गा वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निराकरण। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उपसर्ग और प्रत्यय का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब सारे बच्चे मुझे एक मैं आपको शब्द दे रहा हूं। ठीक है, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में इस शब्द में बताना कि कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, इस शब्द में आप मुझे बताओ कौन सा उपसर्ग है, और शब्द ये है अभिलाषा। ठीक है, आप मुझे बताओ कमेंट में कि अभिलाषा शब्द में उपसर्ग कौन सा है और इसमें मूल शब्द कौन सा है। ठीक है, उपसर्ग और मूल शब्द दोनों बताओ। जो बच्चा सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करेगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन कर दूंगा और साथ ही साथ हार्ट भी दूंगा, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है वो कमेंट में देख लें। तो देखना बच्चों अभिलाषा शब्द का क्या बनता है। ठीक है, ओके, तो आई होप आप सभी को उपसर्ग और प्रत्यय वाले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि रहेगा
समास पर आधार है। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 में समास से संबंधित 5 हमसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 4 का हमें आंसर करना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, मानहीन ये जो शब्द है इस शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो मानहीन शब्द में कौन सा समास है बच्चों, फटाफट सोचिए। द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या फिर कर्मधारय है। फटाफट से सोचो बच्चों, मानहीन शब्द में कौन सा समास है, फटाफट से बताओ क्या होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर गा, यानी कि तत्पुरुष समास इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2, पीतांबर। पीतांबर समस्त पद का सही विग्रह होगा, यानी कि जब हम बात करते हैं पीतांबर के विग्रह करने की, तो विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा पीतांबर का। देखिए पीला है जिसका अंबर। ठीक है, पीला है जिसका अंबर, या अर्थात यहाँ पे चंदन कह लीजिए या फिर भगवान श्री कृष्ण को कह लीजिए, पीला है जिसका पटका, ये भी कह सकते हो, लेकिन पीतांबर का मतलब हो गया पीला है जो अंबर। ठीक है ना, पीला है जो अंबर, ये होता है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है बच्चों, 4 पायों का समाहार, इसका समस्त पद होगा। अर्थात अभी हमने एक देखा शब्द जिसको तोड़ा गया, अब एक शब्द है जिसको तोड़ा जा चुका है, इसका समस्त पद चुनिए क्या होगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है, 4 पायों का, यानी कि 4 पैरों का समाहार, यानी कि जुड़ा हुआ। तो 4 पैरों से जुड़ा हुआ क्या होता है बच्चों, 4 पाई। क्या होती है, 4 पाई। उसके बाद द्वंद्व समास का सही उदाहरण क्या होगा, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें बीच में ये एक साइन होता है जिसमें सही गलत यानी कि दोनों विपरीत होते हैं, सही गलत, कम ज्यादा, इधर उधर, दिन रात, इस प्रकार से। ठीक है, तो इन सभी में आपका द्वंद्व समास होता है। आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी को पता होगा बच्चों, 10 है जिसके आनंद अर्थात रावण। तो यह समास जो है वो किस समास का उदाहरण है। ठीक है, ये समास किसका उदाहरण है बच्चों, सभी को पता होगा, बहुव्रीहि समास का, यानी कि गा वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 समास वाला। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पे, और ये जो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित है। ठीक है, 5 एमसीक्यू होंगे, किन्हीं 4 के आंसर करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, सरिता बाजार नहीं जाती है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य क्या होगा। देखो सरिता जो है वो बाजार नहीं जा रही है, अब नहीं जा रही है यानी कि वो किसी काम को कर नहीं रही है, मतलब कि ये हो जाएगा निषेधवाचक। जब हम किसी काम को करते नहीं है तो वो होता है निषेधवाचक या मना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा गया है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 2 में, काश रचना पुस्तक पढ़ती, अर्थ की दृष्टि से वाक्य क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपकी फ्रेंड है रचना, तो आप सोचते मन ही मन, काश रचना बुक पढ़ लेती तो मैं यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर ले आता उसकी वजह से, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो ये क्या आप दर्शा रहे हो, ये आप अपनी इच्छा को दर्शा रहे हो, यानी कि ये हो जाएगा आपका इच्छावाचक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा। तो प्रश्नवाचक, अनु घूमने गया है, नहीं होगा। ठीक है, अनु घूमने नहीं गया, ये भी नहीं होगा। काश अनु घूमने जाता, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा, क्या अनु घूमने गया है, ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। जब हमने क्या लगा दिया, क्यों लगा दिया, कैसे लगा दिया, तो ये प्रश्नवाचक में बदल जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, चौथे में पूछा गया है बच्चों, मैं विद्यालय गया था, वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण होगा। यानी कि जैसे आप हो, आपने बोला कि भाई मैं विद्यालय गया था, तो अब इसको प्रश्नवाचक में कैसे चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, मैं विद्यालय क्यों गया था। ठीक है, क्या करेंगे, मैं विद्यालय क्यों गया था, तो आपका गा वाला राइट हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा सही एग्जाम्पल है जो कि आज्ञावाचक वाक्य को दर्शाता है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला दिया गया बच्चों, क्या आप जाना चाहते हैं, तो आप उससे उसकी मर्जी पूछ रहे हो, यानी कि इच्छावाचक हो गया। सेकंड, आप क्यों जाना चाहते हैं, तो ये तो भाई प्रश्नवाचक हो गया। और आखिरी, आप कहां जाना चाहते हैं, ये भी प्रश्नवाचक हो गया। लेकिन जब आपने ये कहा आप यहां से चले जाइए, जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में डायलॉग सुना होगा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, अपना चेहरा मुझे जिंदगी में कभी दिखाना मत, कभी मेरे सामने आना मत। तो ये क्या है, आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप यहां से चले जाइए, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो गा वाला आपका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपके
अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कंप्लीट हो गए। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये बेसिकली अलंकार पर आधारित हमसे 5 MCQ पूछे जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 4 के आंसर करने हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों में रूपक अलंकार को पहचानिए। तो इसमें से रूपक अलंकार कौन सा है बच्चों? देखिए, काली घटा का घमंड घटा नहीं, नभ में चमचम चपला चमकी नहीं, आए महंत वसंत नहीं, बल्कि गा वाला आपका राइट होगा। कैसे? शुभम को ढूंढत फिरत कवि व्यावचारी चोर। तो आपका यह गा वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यमक अलंकार का सही उदाहरण है। तो यमक अलंकार का सही उदाहरण इसमें से कौन सा होगा? ना तो लास्ट होगा, ना थर्ड होगा, ना सेकंड होगा, बल्कि होगा तो का वाला। कैसे? मन का फेर। ठीक है ना, कबीर कहे मन का फेर, तो आपका का वाला सही है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित में उपमा अलंकार होगा। तो उपमा अलंकार बेसिकली किस में होगा बच्चों? ध्यान से देखो, उपमा अलंकार वहां पे होता है जहां पे किसी की तुलना किसी से की जा रही हो। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्तों की तरह मेरा मन भी बहुत ही डोलता रहता है एक तरीके से इधर से उधर। तो यानी कि खा वाला आपका सही है। क्वेश्चन 4, अनुप्रास अलंकार का सही उदाहरण है। तो ये आप सभी बच्चों को पता होगा, जो शब्द का जो पहला वर्ड है वो जब 2 या 2 से अधिक बार आता है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि कुटिल कुचाल कुकर्म छोड़ दो, कुटिल कुचाल कुकर्म छोड़ दो, ये हो जाएगा घा वाला। ओके, अब हमें एक अलंकार की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? जहां एक शब्द के एक से अधिक आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार है। यानी कि एक शब्द की एक से अधिक आवृत्ति हो, तो ऐसे अलंकार को क्या बोलते हैं बच्चों? यमक अलंकार। क्या बोलते हैं? यमक अलंकार। ठीक है, तो अलंकारों के बारे में ये आपका छठा वाला क्वेश्चन हो गया। इस तरह से बच्चों अभी आपके व्यावहारिक व्याकरण के उपसर्ग वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, समास वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कंप्लीट कर लिए हैं हमने। और सबसे लास्ट में अभी हमने जो पढ़ा वो थे अलंकार। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पार्ट की, जो कि है बच्चों पाठ्य पुस्तक से संबंधित। पहले अनसीन पैसेज, फिर आपकी दूसरी वाली जो ग्रामेटिकल पार्ट आता है वो, और फिर आपके पाठ्य पुस्तक। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। अब देखो क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए 5 नंबर का। तो चलिए बच्चों पहले हम इसे पढ़ते हैं, फिर देखेंगे इसके क्वेश्चन क्या क्या हैं। ठीक है, देखो वही बात करनी है आपको फिर से, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको अंडरलाइन कर लेना। जैसे कि गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने यह निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी लेके आया। दोनों मित्रों का जीवन पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने के लिए एक तिनका तक नहीं मिला। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया ही अच्छा था। ठीक है, इससे तो गया ही अच्छा था, कम से कम रूखा सूखा दे तो देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े और कई गधे थे, और किसी के लिए भी किसी के सामने चारा नहीं था। सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कैसे? मुर्दों की तरह। इनमें कई तो इतने ज्यादा कमजोर थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतने कमजोर कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहते कि लेकिन कोई चारा लेके नहीं आता। फाटक पे टकटकी लगाए ताके रहेंगे लेकिन चारा लेने कोई नहीं जाएगा, है ना। ये चीजें थी। चलो अब इसी के क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है? जानवर वहां खड़े क्यों नहीं हो पा रहे थे? तो जानवर क्यों नहीं खड़े हो पा रहे थे? अभी हमने अंडरलाइन किया था बच्चों, दिखाता हूं आपको। एक सेकेंड। ठीक है, वो इसलिए खड़े नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके थे। ठीक है, क्या हो चुके थे? कमजोर हो चुके थे। तो कौन सा हो जाएगा? गा वाला आपका यहाँ पे एकदम राइट आंसर है। उसके बाद सभी पशु जमीन पर किस तरह से पड़े हुए थे? तो जितने भी पशु थे वो जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कैसे? मुर्दों की तरह। तो का वाला सही हो गया। फिर सारा दिन दोनों मित्र कहां पर टकटकी लगाए देखते रहते थे? ठीक है, तो किस जगह पे टकटकी लगाए देखते रहते थे बच्चों? फाटक पर। कहां पे?
फाटक पे। ठीक है, तो तीसरे का आपका खा वाला एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यह घटना कहाँ के इतिहास में अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण है। यानी कि ये जो घटना अभी हमने पढ़ी, ये घटना किस जगह के लिए इतिहास में अभूतपूर्व ना होने की वजह से भी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो ये तो पहली ही लाइन में आपका आंसर है इसका। कहाँ पे, ये देखो, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, गांव के इतिहास में, तो कौन सा हो जाएगा, घा वाला। बाल सभा ने क्या निश्चय लिया, तो बाल सभा ने क्या बोला था कि जो दोनों पशुवीर हैं इनको अभिनंदन पत्र देना चाहिए, ये इनका निश्चय था बाल सभाओं का। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पे, यानी कि क्षितिज के जो चैप्टर्स दिए गए थे उसके आधार पे 2 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं और दोनों के ही आंसर करने हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, ल्हासा की ओर पाठ में सर्वोच्च स्थान पर क्या था। यानी कि ल्हासा की ओर आपका जो पाठ है उसमें सबसे ऊंचे स्थान पर क्या था बच्चों, सबसे सर्वोच्च स्थान पे चीनी का किला था, नहीं। पहाड़ थे कोई ज्यादा बड़े बड़े, नहीं। सुनसान जगह थी, नहीं। तो ये क्या, यहाँ पे क्या थे, डांडे देवता का ये स्थान था। तो ऑप्शन ग वाला आपका सही है। ओके बच्चों, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2। ल्हासा की ओर पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी। तो भाई लेखक का जो घोड़ा था बच्चों वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, इसीलिए तो वो अपने बाकी के साथियों से पीछे रह गया था, बिछड़ गया था, है ना। तो दूसरे का आपका का वाला हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस आधार पे आप इनके आंसर को निकाल सकते हो। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके पठित पद्यांश या फिर कह लीजिए काव्यांश से आधारित है, कविता वाले से। ओके, तो ये आपकी कविता है, देख सकते हैं। मानुष ही तो वहीं रसखानी ब्रज बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु ही तो कहाँ बस मेरो चारो नित नंद की धेनु मुझारन। ठीक है, तो ये बेसिकली जो रसखान है वो भगवान कृष्ण के प्रति अपने हाव भाव को यहाँ पे बता रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है, रसखान अगले जन्म में जन्म लेकर इनमें से क्या बनना चाहते हैं। तो जब रसखान का अगला जन्म होगा तो रसखान क्या बनना चाहते हैं, बादल, यमुना नदी, नंद बाबा की गाय या फिर राजा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या बनना चाहते थे, देखो क्या लिखा है, मानुष ही तो वहीं रखसानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिलता है तो मेरी यही कामना है कि मैं गोकुल के गांव का जो ग्वारन है यानी कि गाय है ये बनूं। तो नंद बाबा की गाय बनना इसने पसंद किया। ठीक है, दूसरा, रसखान किसके बदले तीनों लोगों का सुख छोड़ना चाहते थे। तो किसके बदले, देखो इसका आंसर मिलेगा यहाँ, लकुटी अरु कमरिया पर राज त्यूपुर को ताज डालो। यानी कि तीनों लोगों का जो राज है वो लकुटी और कमरिया और जो कंदव की डारन है, ठीक है, इसको इसके लिए कुर्बान कर देंगे। यानी कि श्री कृष्ण के कंबल और उनकी लाठी के लिए वो अपने सारे सुख को छोड़ सकती है, मतलब छोड़ सकते हैं रसखान। ठीक है, ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि रसखान जी जो थे ये किस पहाड़ का जो पत्थर है ये बनना चाहते थे। यानी कि ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसके पत्थर को ये कहते थे कि मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं, ठीक है, मैं तुम्हारी तरह एक पत्थर पर्वत बन जाऊं। तो ये किस की बात कर रहे थे बच्चों, उस समय हिमालय की तो बात हो ही नहीं सकती है, मैहर भी नहीं था, विंध्याचल भी नहीं, तो कौन सा बचता बच्चों, गोवर्धन, यानी कि खा वाला। चौथा क्वेश्चन, कबीर रसखान को किस स्थान से अधिक लगाव है। तो कबीर रसखान को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज यहां से लगाव है। ठीक है, घा वाला। अब यहाँ पे आखिरी जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया कि लकुटी कमरिया पर रसखान क्या निछावर करना चाहते हैं। तो लकुटी कमरिया पर जो रसखान है वो क्या निछावर कर सकते हैं, पहले तो तीनों लोगों का राजपाट और फिर घा प्रेम आ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे इन दोनों में डिफिकल्टी समझने में ये है, बात कही गई है न्योछावर करने की। अब न्योछावर का मतलब ये हो गया कि अगर परिस्थिति खराब होती है तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा उस चीज के लिए। ठीक है, लेकिन प्रेम कभी नहीं छोड़ता है। तो यानी कि आपका जो ये गा वाला आंसर है ना,
न्योछावर, तीनों लोगों का राजपाट, ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कविता वाले आपके जो 5 क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों। कैसे? क्वेश्चन 10th कहता है कि पाठ्य पुस्तक की निर्धारित कविताओं के आधार पे 2 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर लिखिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वाक कविता में कच्चे धागों की रस्सी की तुलना किससे की गई है? ठीक है, तो वाक आपकी जो कविता है इसमें कच्चे धागों की रस्सी की जो तुलना है वो किससे की गई बच्चों? ये की गई है हमारी सांसों से। किससे? हमारी सांसों से। ठीक। 11वां क्वेश्चन, वाक कविता में नाव किसे माना जाता है? तो नाव किसे माना गया बच्चों? वाक कविता में जीवन को माना गया है। किसे? जीवन को। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। अब आपका जो है ना खंड 12 रह गया है वर्णात्मक वाला, तो इसे आपको मैं पार्ट 2 की वीडियो में समझाऊंगा बच्चों। पार्ट 2 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो जाके जरूर से देख लेना। ठीक है, बाकी आई होप आप सभी को आज का हिंदी का ये वाला जो सैंपल पेपर है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो एंड करते हैं बच्चों इस वीडियो को यहीं पे, और जिस बच्चे ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक कंप्लीट करो, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कम से कम, आपको हमने जो बोल रखा है ना कि 5 से 6 सैंपल पेपर लाने के लिए, वो आपके लिए हम लेके आए। फटाफट से बताओ, क्योंकि अभी हमारे पास 5-6 दिन का टाइम है, तो डेली एक एक पेपर भी सॉल्व करेंगे तो भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, और सारे बच्चे कमेंट में बताओ कि आपको पेपर कैसा लगा। साथ ही आपके हिंदी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए एडवांस में आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।